नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जो कि है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एयर पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है, ठीक है। और डब्ल्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल किलर है, ठीक है। एक रिपोर्ट जो कि थोड़ी पुरानी हो गई है, हालांकि इसके और भी रिपोर्ट्स आगे की आ चुकी हैं, बट यहाँ पर एक जस्ट फॉर रेफरेंस मैं बता रहा हूँ कि 2014 में एक रिपोर्ट आई डब्ल्यू की, जहाँ उन्होंने बताया कि जो ग्लोबल डेथ हुई थी 2012 में वो करीब 56 मिलियन थी। 56 मिलियन पीपल डाइड। आउट ऑफ दोज 56 मिलियन पीपल, 7 मिलियन पीपल डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एक्सपोजर। तो एक बड़ी समस्या है। ये समस्या कैसे है, क्यों है, क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो दी गई है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 में, वो है एयर पोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है कि प्रेजेंस ऑफ एनी एयर पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ तो ये एयर पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं और बाद में डिफाइन कर रहे हैं एयर पॉल्यूटेंट क्या है उसको। और वो डिफाइन करते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट इज एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस विच इंक्लूड्स नॉइज ऑल्सो, which is present in the atmosphere in such concentration as may be or tend to be injurious to human beings or other living creatures or plants or property or environment, ठीक है। तो ये एक ऐसे सब्सटेंसेस की बात हो रही है, ऐसे पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है जो अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो इंजूरियस होंगे किन किन को, ह्यूमन बीइंग को, दूसरे जो जीवित प्राणी हैं उनको, जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी, और जो हमारी संपत्ति है और पर्यावरण है उन सभी के लिए ये नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इस तरीके से एयर पॉल्यूशन को डिफ़ाइन किया गया है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें एयर पॉल्यूशन का, तो इसको कई तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। हम देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन या तो नेचुरल हो सकता है या एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, ठीक है। प्राकृतिक हो सकता है या मानव निर्मित हो सकता है, ठीक है। नेचुरल के एग्जांपल हैं जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह एंथ्रोपोजेनिक का एग्जांपल है, यानी जो मानव निर्मित प्रदूषण है उसका एग्जांपल है व्हीकलर एमिशन, जो आजकल काफ़ी कम हो गया है। अगर आप देखो कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से, जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन में काफ़ी कमी आई हुई है। ये दोनों रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशन, जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशन है वो काफ़ी कम हो गया है, ठीक है, इस वजह से। फर्दर हम देखें इसको, अगर हम प्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई करें एयर पोल्यूशन को, तो पॉल्यूटेंट्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो सकते हैं या सेकेंडरी हो सकते हैं, प्राथमिक या द्वितीयक। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? ये सीधे सीधे सोर्स से निकलते हैं, दे आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए कारण होंगे कि कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा हो या कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हो रहे हो, वहाँ पर सीधे सीधे उस सोर्स से एमिशन होगा। ऐसे पॉल्यूटेंट्स को हम बोलेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। while secondary pollutants are those which are not emitted directly from the source but they get formed in the atmosphere, ठीक है। ये सीधे सीधे किसी भी प्राइमरी सोर्स या किसी सोर्स से नहीं निकलते, बल्कि ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की मदद से, एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स अगर होंगे उनसे कंबाइन करके कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, और फिर ये एटमॉस्फेयर में एक नया केमिकल बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन इसका एग्जांपल है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका एग्जांपल है, एक्रोलिन है। फोटोकेमिकल स्मॉग में काफ़ी हद तक हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। फर्दर क्लासीफाई करें तो सोर्स के बेसिस पर पॉल्यूटेंट्स जो है वो किसी स्टेशनरी सोर्स से पॉल्यूशन आ रहा है तो स्टेशनरी सोर्सेज हो सकते हैं, किसी मोबाइल सोर्स से आ रहा है। अब ये मोबाइल फ़ोन की बात नहीं हो रही है, ये ऐसे सोर्सेज जो अपनी जगह बदल सकते हो, जैसे व्हीकल्स, ठीक है, ट्रक्स, बसेस, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। और जो नहीं बदल सकते, एक जगह स्थिर हैं, उनको हम बोलेंगे स्टेशनरी सोर्स। और जो जा सकते हैं उनको हम बोलेंगे मोबाइल सोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम पॉल्यूटेंट्स को भी
क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे स्टेशनरी सोर्सेज के एग्जांपल हैं फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एक्सेट्रा। वाइल जो आपका एग्जांपल है मोबाइल सोर्सेज का, वो व्हीकल्स हैं, ट्रेन्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स की, ठीक है। क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, सब मोर कॉमनली दोज पॉल्यूटेंट्स आर फाउंड, इन्हें हम बोल रहे हैं क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स। और ये डेफिनेशन या फिर ये क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स किसने डिफाइन किए? USEPA, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये 6 पॉल्यूटेंट्स को हमें क्राइटेरिया पर रखना है, इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि इनका एमिशन सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इनफैक्ट नॉक्स हम इनको बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर है यहाँ पर, और लेड है। इनको हम बारी बारी से अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये, इनके सोर्सेज क्या हैं, और ये इफ़ेक्ट जो ह्यूमन बीइंग पर करते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, ठीक है। मेजर सोर्सेज क्या है? कोल का कंबशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफ्यूज बर्निंग, ऑयल रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, और जो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स हैं वहाँ से भी इसका एमिशन होता है, और कुछ हद तक डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देखो इफ़ेक्ट, अगर हम इसके इफ़ेक्ट की बात करें तो सफोकेशन ये कॉज करेगा, ये एज़मा को एग्रवेट कर देगा, ठीक है। अगर कोई क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एस्मा की प्रॉब्लम है तो इसको ये एग्रवेट कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। ये लंग्स के फंक्शंस को इम्पेयर करने के लिए भी जाना जाता है, और कुछ हद तक ये आइज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक को इरिटेट भी करता है, इरिटेशन के लिए भी इसको हम जानते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो नॉक्स है, उसके अंदर जो सबसे कॉमन है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो नॉक्स जब हम बोल रहे हैं या सॉक्स जब हम बोल रहे हैं तो नॉक्स का मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे NO2, NO, N2O, ठीक है, N। तो नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड्स हैं सारे के सारे एक साथ जब हम बोलेंगे तो उनको हम इस तरह से नॉक्स NOx करके लिख देते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है, या फिर आप कह लो जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, जो लास्टली हम जिसको मेजर करते हैं वो NO2 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर NO2 की बात कर रहे हैं। इसके जो सोर्सेज हैं बेसिकली वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हैं, कोल और गैस फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्रीज़ में भी नाइट्रोजन काफ़ी यूज़ होता है और वहाँ से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, और नाइट्रिक एसिड के फॉर्म्स प्लांट से भी इनका एमिशन होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग पे क्या करेगा? रेस्पिरेटरी इरिटेशन करेगा, हेडेक कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा, एडेमा ऑफ लंग्स, ये सब भी कुछ एक बीमारियां हैं जो इसकी वजह से देखी गई हैं। अब देखो एक कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आती है, तो मेजर सोर्स है इसका इनकम्प्लीट कंबशन। याद रखना कि इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, एमिट होगा, और अगर वो कंप्लीट हो रहा है कंबशन तो चांसेस हैं कि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO, जो कि एक पॉल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट है या नहीं है इस पर काफ़ी डिबेट होती रहती है, इस पर भी हम बात नहीं करेंगे। बट कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है जिसका सोर्स क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी ये निकलता है। अब इसकी ख़ास बात क्या है? ये हीमोग्लोबिन आप जानते हो ना, ब्लड के अंदर पाया जाता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ठीक है। ये एक रेड कलर का पिगमेंट है, और देखो क्या करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या करता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, और बाइंड करके बनाता है एक केमिकल, एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन की जो बॉडी में उसकी कमी कर देता है, ऑक्सीजन की कमी कर देता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ CO अगर कहीं होगा तो वो इवन रिजल्ट इन डेथ, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ एक जगहों पर लोग ठंड के मौसम में
अंगीठी जलाकर सो जाते हैं और फिर ऐसा सुनने में आता है कि अगले दिन सुबह लोग जब उनको देखते हैं तो वो मरे हुए पाए गए। बिकॉज़ ये बहुत ही डेडली है। आप समझो कि CO करीब 200 से 210 गुना 250 गुना ज़्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा और ये इतना स्टेबल कंपाउंड है कि काफ़ी देर तक बनने के बाद रह भी जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार ये डेडली हो सकता है, मारक हो सकता है। ठीक है, लेड की बात करें तो जनरली ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलता था, बिकॉज लेड पेट्रोल में एडिटिव की तरह यूज़ करते थे, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह। हालांकि अब ये बैन कर दिया गया है, अब नहीं होता। अभी इसके जो मेजर सोर्सेज हैं वो स्मेल्टर्स और मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, और भी कुछ एक सोर्सेज भी हैं। देखो क्या इनके इफ़ेक्ट हैं, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बोन्स में इकट्ठा होता है, और दूसरी चीज़ ये किडनी फंक्शन को और नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी ख़राब करता है, इम्यून सिस्टम को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी। ठीक है, तो ये खतरनाक पॉल्यूटेंट है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करता है ये बच्चों के अंदर भी। ओजोन, जैसा कि हमने देखा, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन से फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, जब सनलाइट थोड़ी सी इंटेंस होगी तब, और ये बनाते हैं एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जिसको हम कहते हैं ओजोन। अच्छा, अब आप कंफ्यूज मत होना कि ओजोन को तो हमने सुना है कि बहुत अच्छा होता है, ओजोन लेयर हमारे को बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। वो दूसरा है, वो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है। ठीक है, और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहे हैं, जो हम यहाँ सांस ले रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर की सबसे निचली सतह, निचली परत है ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पर जो ओजोन पाया जाता है वो एक बैड ओजोन है, पॉल्यूटेंट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, इरिटेशन करेगा लंग्स का, आइज़ का, रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ठीक है, थायो ग्रुप जो होता है, ये इसके जो फ्री रेडिकल हैं थायो ग्रुप पर अटैक करते हैं और एंजाइम्स जो उस पर होते हैं उनको, और इस तरीके से ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की। थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा सिंपल रखेंगे इसको। US EPA पार्टिकुलेट मैटर को जनरली जो हिस्सों में बांटता है, एक है PM10 और एक PM2.5, हालांकि और भी हैं फाइन पार्टिकल्स, PM1, एटकिन पार्टिकल्स, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो PM10 और PM2.5 ये दो कैटेगरीज में हम रख रहे हैं अकॉर्डिंग टू US EPA। और क्या कहते हैं कि PM10 जो है वो इनहेलेबल कोर्स पार्टिकल्स हैं, थोड़े बड़े हैं, इनहेलेबल हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जा रहे हैं, सड़क के आसपास, जो डस्टी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके आसपास, और इनका जो पार्टिकल साइज़ है ये 2.5 माइक्रोमीटर से तो बड़ा होगा, लेकिन 10 माइक्रोमीटर से छोटा होगा। ठीक है, और जो PM2.5 या फाइन पार्टिकल्स हैं, ये स्मोक और हेज में पाया जाता है। इसकी साइज़ जो है, जो एरोडायनेमिक डायमीटर है, वो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा होता है। ठीक है, इसकी खास बात क्या, ये पार्टिकल्स सीधे सीधे किसी सोर्स से भी एमिट हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर, और ये कभी कभी एटमॉस्फेयर में फॉर्म भी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा 1996 में श्वार्ट्ज ने रिपोर्ट किया था। अब देखो इसके साइज़ को थोड़ा समझें अगर हम, तो पार्टिकल पोल्यूशन है वो फाइन पार्टिकल्स सॉलिड या लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, एरोसॉल्स के फॉर्म्स में हो सकते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं साइज़ में कि ये हमारे लंग्स में पेनिट्रेट कर सकते हैं, बहुत डीप जा सकते हैं। ठीक है, और आप देखो एक फिगर के माध्यम से मैं समझाता हूँ कितने छोटे हैं। ये ह्यूमन हेयर फॉलिकल, ह्यूमन हेयर है। ठीक है, ये एक ह्यूमन हेयर का जो साइज़ होता है वो लगभग होता है 50 to 70 माइक्रोमीटर का डायमीटर इसका होता है। ठीक है, अब देख रहे हो डायमीटर जो है ये कितना है, 50 to 70 माइक्रोमीटर। और मैं क्या कह रहा हूँ कि पार्टिकुलेट मैटर PM10 एंड PM2.5 वो कितने छोटे हैं। तो आप देखो PM10 को एक बार देखो, PM10 जो है वो इतना छोटा है कि इस हेयर फॉलिकल पर अगर हम डायमीटर पर रखना चाहें, इसको अरेंज करना चाहें, तो 5
ऐसे पार्टिकल्स को हम उसके डायमीटर के थ्रू रख पा रहे हैं, मतलब ये 10 माइक्रोमीटर का ही डायमीटर है। और PM2.5 कितना छोटा है, तो आप देखो यहाँ पर इसके ऊपर ये एक पार्टिकल के ऊपर ये 4, 2.5 को अगर आप 4 टाइम्स देखो, 2.5 2.5 2.5 2.5 विल मेक इट 10, तो PM10 के ऊपर 4 PM2.5 पार्टिकल्स रह सकते हैं। ये एक है PM2.5, ठीक है। तो ये एक कंपेरेटिव फिगर आपको दिखाई जो आपको बता सके कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, हमारी आंखों से नज़र नहीं आ सकते, ठीक है। और उसका अंदाज़ा एक और चीज़ से लगा सकते हैं कि सैंड का जो टुकड़ा होता है, बीच सैंड का एक टुकड़ा, वो उसका डायमीटर्स करीब करीब 90 माइक्रोमीटर्स का होता है, ठीक है। तो दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स। और एरोजॉल्स की अगर हम बात करें, जो पार्टिकुलेट्स हैं उनके सब टाइप्स की अगर हम बात करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, फिर भी देखते हैं। तो देखो ये एरोसॉल किस किस टाइप का है, एक बार समझते हैं इसको। एरोसॉल, ठीक है, ये जनरल टर्म है पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड हैं एयर में उसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्प्रेज फ्रॉम प्रेशराइज्ड कैन्स, ठीक है। मिस्ट क्या है, एरोसॉल्स कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। अब यहाँ अंतर क्या हो गया, मिस्ट में एरोसॉल्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स को कैरी कर रहा है, ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मिस्ट, ठीक है। डस्ट क्या है, डस्ट में एरोसॉल कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और उसके बाद देखो आप अगला क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्मोक, एरोसॉल कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स है, लेकिन एक क्या अंतर है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस से प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि फायर से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। स्मोक का एग्जांपल आप अच्छी तरह जानते हो, कोई भी स्मोक जहाँ से भी, जैसे सिगरेट बर्निंग से निकल रहा है, गार्बेज की बर्निंग से निकल रहा है, देन फ्यूम्स आर देयर, और ये स्मोक की तरह ही होते हैं, बट अंतर क्या है, यहाँ पर ये जो टर्म है ये कंडेंसेशन ऑफ हॉट वेपर्स या मेटल से, हॉट वेपर्स ऑफ मेटल्स से होता है, जैसे जिंक या लेड का फ्यूम, ठीक है। केमिस्ट्री के लैब में आप अक्सर देखते होंगे फ्यूम का फॉर्मेशन। और फिर है प्लूम, ये ज्योमेट्रिकल शेप है किसी स्मोक का, जो किसी स्टैक से या चिमनी से निकलती है, डिफरेंट शेप लेती है, फैनिंग, फ्यूमिंग, फ्यूमिगेशन, सो मैनी अदर टाइप्स आर देयर, ठीक है। तो इसके आगे का सेशन हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।